मेरा इस रास्ते को दिखाने का मकसद यही है कि आप भी जब यहाँ आने की प्लानिंग बनाएं तो इस तरह के रास्ते में चलने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तौर पे ज़रूर प्रिपेयर करें, नहीं तो श्रीखंड कैलाश तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा। हर हर महादेव। आज के वीडियो में आप मेरे साथ दर्शन करेंगे श्रीखंड कैलाश के, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप भी यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार मैं और अरुण जी जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए। तो अभी हम जाओ जो विलेज है उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुँचे हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ गाड़ी पार्क करके फिर आगे का सफ़र यहाँ से हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें श्रीखंड महादेव तक हमारी जर्नी को। जाओ विलेज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की आनी तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको रामपुर तक पहुँचना होगा और फिर वहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से आप निर्मंड विलेज से होते हुए बागी पुल को क्रॉस करके जाओ विलेज तक पहुंचेंगे, जहां आप इस रास्ते से शुरुआत करेंगे श्रीखंड कैलाश यात्रा की। तो जैसा कि अब हमने यात्रा शुरू कर दी है, मैंने बैकपैक लिया हुआ है, इसमें जैसे रेन सूट और बाकी कुछ गर्म कपड़े डाले हुए हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि किस तरह का सफ़र रहता है। काफ़ी जो है एक्साइटमेंट भी हो रही है, नर्वसनेस भी हो रही है। तो देखते हैं कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं और इस जर्नी में आप भी मेरे साथ श्रीखंड महादेव के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत जाओ विलेज में बहती है ये कुरपन खड्ड, जो कि हमारे सफर में सिंघाड़ बेस कैंप से लेकर बराठी नाला तक हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। इस बार ऑफिशियल यात्रा 14 जुलाई से 27 जुलाई तक थी, तो रास्ते में लोगों द्वारा लंगर भी लगाए गए थे। हमने भी ये यात्रा 25 तारीख को लगभग 3:30 बजे शुरू की थी और 28 तारीख को श्रीखंड कैलाश जी के दर्शन किए थे। जैसा कि श्रीखंड कैलाश तक का ट्रैक जाओ विलेज से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने साथ जाओ विलेज से ही एक लकड़ी का डंडा साथ लेकर ही चलें, जो कि चढ़ाई के दौरान कठिन रास्तों को पार करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अभी हम पहुंचे हैं सिंघाड़ में, जहां पे ये रजिस्ट्रेशन कैंप है, जहां पे आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है और यहां पे रजिस्ट्रेशन की जाती है। यात्रा के मुख्य पड़ाव सिंघाड़ बेस कैंप में गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा सब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा कर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की जाती है। इस फॉर्म में यात्री के नाम पते के साथ उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डिक्लेरेशन ली जाती है, क्योंकि इस यात्रा के लिए यात्रियों का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ही डॉक्टर द्वारा ऑक्सीजन लेवल और बीपी की जांच भी की जाती है, जिसके बाद डॉक्टर के अप्रूवल के बाद आप नेक्स्ट काउंटर में अप्रूवल स्लिप को दिखाकर यहाँ 250 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सिंघाड़ में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस तरह की बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें यात्रा से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। इस यात्रा के दौरान जो बीच में जगह आती हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है और उनके बीच में जो दूरी है किलोमीटर में वो भी बताई गई है। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा वो थाचड़ू है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5 से 6 घंटे लग सकते हैं हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप रहेगा वो थाचड़ू रहेगा। अब बात करते हैं कि इस सफ़र में आपको खाने की कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेकर जानी चाहिए। तो मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस सफ़र में ड्राई फ्रूट्स ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसकी ज़रूरत आपको पूरे सफ़र में पड़ेगी, जो कि पूरे सफ़र के दौरान आपके लिए एनर्जी का एक अच्छा सोर्स बना रहेगा। इसके अलावा आप बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी इत्यादि कैरी कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो आपको लंगर या प्राइवेट टेंट्स में मिल ही जाएगा। कुरपन खड्ड के साथ साथ चलते हुए कुछ इस तरह के रास्ते में आपको कई श्रद्धालु वापिस आते हुए भी दिखेंगे। सिंघाड़ बेस कैंप से आगे बराठी नाला से पहले आता है ये शिव मंदिर। कुछ इस तरह के लकड़ी के लट्ठों पर बने रास्ते को क्रॉस करके हम पहुँचे बराठी नाला के पास। जहाँ पे हमें दिखा इस यात्रा में आने वाला ये पहला टेंट, जहाँ हमने आगे के रास्ते के बारे में पूछा और हमें पता चला कि रास्ते में और भी काफ़ी टेंट हैं। तो जब तक रोशनी रहती है यात्रा जारी रखो और उसके बाद जो टेंट मिल जाए वहाँ पे रुकना ही ठीक रहेगा।
बराठी नाला को क्रॉस करके एकदम से खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। वैसे हमने प्लान तो बनाया है थाचुड़ू तक का, लेकिन रास्ते में कुछ लोग भी मिल रहे हैं जिन्होंने हमें गाइड किया कि जब तक रोशनी है तब तक आप चलते रहिए, और जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि आप नाइट में चलना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो अभी देखते हैं कि अभी किस पॉइंट तक हम पहुँचते हैं, वहाँ पे जाकर हम स्टे कर लेंगे। जो यात्री यात्रा करके वापस आए हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सवेरे थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये इस तरह से कुछ कूड़ेदान के लिफाफे यहाँ पे लगाए गए हैं, तो सभी से अनुरोध है कि इनमें ही कूड़ा डालें। इसके बाद लगभग 8 बजे तक हम चलते रहे और कुछ और टेंट्स को स्किप करने के बाद इस टेंट में हम रुक गए, जिसका ये व्यू मैंने अर्ली मॉर्निंग में लिया था। इस टेंट में हमसे रुकने और एक टाइम के खाने के 300 पर पर्सन चार्जेस लिए गए, जहां कुछ इस तरह का खाना हमें खाने को मिला। ज़्यादा अच्छा तो नहीं था बट पेट भरने लायक तो था ही। वैसे भी यदि यहाँ हम घर जैसा खाना ढूंढेंगे तो फिर ये यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो जिस तरह का खाना मिलता गया हम उसे खाकर आगे बढ़ते गए। सवेरे फ्रेश होके बिना ब्रेकफास्ट किए कुछ बिस्किट खाकर हम तैयार हो गए आगे के सफ़र के लिए। और इस सफ़र के दौरान हमें 2 और साथी मिल गए, जिनमें से एक थे महाराष्ट्र पुणे से और दूसरे थे राजस्थान से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जहाँ पे हम रुके थे वो जगह तो आपने देख ही ली होगी। हमारा प्लान था थाचुड़ू तक जाने का, लेकिन ये जो रास्ते आप देख रहे हैं इस तरह के रास्ते हैं, तो जब इनमें चढ़ाई करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देखते हैं आगे का नेक्स्ट स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे सोच के कुछ होगा नहीं। जो आपका शरीर, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप जितना रास्ता कवर कर सकते हो उसी हिसाब से आप अगले डेस्टिनेशन तक पहुँचें। तो अभी हमने सोचा है, क्योंकि आज तो सवेरे ही हमने ट्रैकिंग शुरू कर दिया, कल हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, तो अभी हम देखते हैं कि कितनी जगह को हम आगे कवर कर पाते हैं। रात को यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण कुछ इस तरह से रास्ता फिसलन भरा हो गया था और जिसमें चलने में भी हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। रास्ते में और भी काफ़ी टेंट मिल रहे थे जिनमें रुकने का मन तो कर रहा था, लेकिन फिर हमारा सफ़र और लंबा हो जाता, इसीलिए हम जैसे तैसे बस चलते ही रहे। थाचुड़ू के नियर बाई ही पहुंच गए हैं हम। जिस किसी से पूछते हैं वो यही बोलता है कि बस थोड़ी सी आगे है, लेकिन वो थोड़ी सी आगे आ नहीं रहा है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा सिग्नल आया था, तो मैंने अभी घर पे फ़ोन किया था, और बीच बीच में कहीं कहीं सिग्नल आता है। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि काली टोप में आता है सिग्नल। रात को तो जब जहाँ रुके थे वहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था, और यात्रा काफ़ी कठिन है, जैसा हमने सोचा था उससे भी काफ़ी कठिन है। बीच बीच में हिम्मत जवाब दे रही है, वापस जाने का भी मन कर रहा है, लेकिन जो साथ में लोग चल रहे हैं काफ़ी बूस्ट अप कर रहे हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं तब यह एक नई एनर्जी आ रही है, और उसी एनर्जी के साथ बाकी लोगों के साथ हम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। और जितना आप बैठोगे उतना ज़्यादा सफ़र कठिन होगा। तो अगर रुकना भी है तो डंडे के सहारे आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैठना कम से कम बैठना है और रुकना भी कम है, और जो स्पीड है बहुत कम रखनी है। थाचुड़ू से पहले आया ये टेंट जहां हम रेस्ट करने के लिए रुके, और यहीं पर ये भाई जी बना रहे थे गर्मा गर्म पराठे, तो हम भी यहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए। यहाँ पे एक पराठे का रेट 50 रुपये था और पराठा भी काफ़ी टेस्टी था, जिसके बाद फिर से हमारे अंदर एनर्जी आ गई आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे वहीं पे हमने एक और प्लानिंग बनाई कि जो रिक्वायर्ड सामान है हमारे पास, हमने उसी को एक बैग में शिफ्ट कर दिया और दूसरा बैग वहीं पे रख दिया, और जितना कम जो है लगेज हम ऊपर लेके जा सकते हैं वो अच्छा है, क्योंकि चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जो ज़रूरी का सामान है वही लिया है। रेन सूट की ज़रूरत पड़ेगी तो रेन सूट हमने लिया हुआ है, बाकी कुछ गर्म कपड़े डाले हुए हैं, और जो रिक्वायर्ड सामान है उसी को आगे हम कैरी करेंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। शाम तक जब तक रोशनी रहती है तब तक हम ट्रैकिंग करेंगे, फिर उसके बाद जहाँ भी अच्छा प्लेस मिलेगा रुकने के लिए वहीं पे रुक जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ तक
हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे, लेकिन अभी भी हमारे और शिखंड कैलाश के बीच दूरी थी लगभग 24 किलोमीटर। इस ट्रैक में आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह पर पानी के सोर्स अवेलेबल हैं और नीचे तक पाइप्स के जरिए पानी पहुंचाया गया है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो है कि इस सफ़र में अपने साथ ग्लूकोज ले जाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि पूरे रास्ते में आपके लिए एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स रहेगा और आप ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं करेंगे। हालांकि रास्ते में काफ़ी पेड़ पौधे हैं, पर फिर भी चलते समय काफ़ी स्वेटिंग होती है, जिससे काफ़ी वीकनेस भी आती है। तो उस समय आपके लिए एनर्जी का सोर्स रहेगा ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और टॉफ़ी, जिन्हें खाकर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता अब आपको देखने को मिलेगा, जहां थोड़े से सीधे रास्ते के बाद एकदम से चढ़ाई आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलते यहाँ पे सिग्नल की कमी होती है और इंटरनेट तो आप बिल्कुल किसी जगह पे ही एक्सेस कर पाते हो, क्योंकि हम सब अब एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हमें भी थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन जैसे तैसे मैनेज करके हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन घर से करवाई है, तो हमने यहाँ से कैश ले लिया था। तो जितना मैक्सिमम कैश आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे फिर उस तरह के रुकने के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, खाने के भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अपने पास जितना पर्याप्त मात्रा में कैश आप लेके चलेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी जो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं इस ट्रैक के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इस वीडियो में। जहां हम जूते पहनकर भी हर एक कदम ध्यान से रख रहे थे, वहीं रास्ते में आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि नंगे पैर ही यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे, जिनकी भगवान के प्रति आस्था को देखकर हम भी हैरान थे। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने पहले डेस्टिनेशन थाचड़ू में। जहां तक पहुंचने में हमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। यहीं पर हमने एक टेंट में लंच भी किया, जिसका प्राइस था 170 पर प्लेट, और रात के दाल चावल से तो कहीं ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी यहीं खाना खा रहे थे, शायद इसीलिए खाने की क्वालिटी अच्छी थी। साथ ही यहीं पे मेडिकल कैंप भी था, जहाँ अरुण जी ने रास्ते के लिए कुछ मेडिसिन भी ली। साथ ही यहाँ का मेडिकल स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल था। थाचड़ू से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अब जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब इस तरह के कुछ पहाड़ दिख रहे हैं। तो बिल्कुल अलग सा अद्भुत सा नज़ारा यहाँ से आगे दिख रहा है। पहले तो ये धुंध से कवर हो गया था सारा, और अभी दिखने लगा है। तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल ही अलग जो ये जगह लग रही है। नीचे काफ़ी वेजिटेशन थी, काफ़ी पेड़ पौधे थे। अगर मौसम यहाँ पे ठीक रहता है, इसी तरह के बादल बने रहते हैं, तो चलने में आसानी रहेगी, और अगर धूप आती है तो हमें आगे चलने में दिक्कत होगी। जिन रास्तों पे हमसे बिना कुछ सामान के चलना भी मुश्किल हो रहा था, वहीं यहाँ के लोकल लोग इतना भारी सामान लेकर हमसे भी आगे निकल रहे थे। जैसा कि इस ट्रैक में घोड़े खच्चर नहीं जाते, जिस कारण खाने पीने से लेकर बाकी का जरूरी सामान यहाँ के लोकल लोग ही अलग अलग जगहों तक पहुँचाते हैं, जो कि सच में बहुत हिम्मत का काम है। तो आखिर थाचड़ू से आगे हम पहुँचे काली घाटी में, जहाँ हमने कुछ देर रेस्ट की और इस मंदिर में दर्शन किए माँ काली और भगवान शिव के। और यहीं पर मोबाइल का नेटवर्क भी आता है, तो फिर से हमने घर में बात की और बढ़ चले अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और अभी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से फॉग है। आते समय तो धुंध के कारण विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यात्रा को पूरा करके वापस जाते समय मैंने ये वीडियो बनाया था, जहाँ से आपको काली घाटी और उसके आसपास की सारी वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। तो काली टॉप से उतरते हुए कुछ इस तरह का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। अरुण जी उद्घोष लगा रहे हैं हर हर महादेव का, और ये इस तरह का कुछ रास्ता है। तो अभी तो बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब बारिश होगी ना तो इसमें चलना बहुत मुश्किल होगा। वहीं कुछ और लोग यात्रा से वापस भी आ रहे थे। इस जगह का नाम है भीमतलाई। ये भी वापस जाते समय का वीडियो है। यहाँ भी हमने रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन सफ़र को कम करने के लिए हम थोड़ा अंधेरे में टॉर्च के सहारे अगले पड़ाव कुंसा तक पहुँच गए। अभी हम कुंसा में पहुँच चुके हैं काली टॉप को क्रॉस करके, और यहाँ पे भी अच्छा है काफ़ी रहने का। और इस तरह से कुछ
चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। और सिग्नल की बात करें तो अगर आपके पास जियो की सिम है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एयरटेल का जो नेटवर्क है कॉलिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। जब कभी भी आप यहाँ से आते हैं तो जियो की सिम भी साथ ले आएं। सवेरे हम कोशिश करेंगे पार्वती बाग तक पहुँचने की, तो सवेरे देखते हैं कितनी जल्दी हम इस ट्रैक को शुरू कर पाते हैं। कुंसा में रुकने और एक टाइम के खाने के चार्जेस थे 400 रुपीज़ पर पर्सन। सवेरे फिर से जल्दी फ्रेश होके हमने आगे का ट्रैक शुरू कर दिया। कुंसा से आगे रास्ते में कुछ इस तरह की उतराइयाँ थी जिसमें बड़े ध्यान से नीचे उतरना पड़ रहा था। रास्ते के दोनों ओर कुछ इस तरह की छोटी छोटी झाड़ियाँ भी थी और साथ ही कुछ इस तरह के छोटे छोटे झरने भी हमें क्रॉस करने पड़ रहे थे। वहीं रास्ते में हमें ऐसे बाबा जी मिले जिन्हें देखकर तो हमारे अंदर श्रीखंड कैलाश के दर्शन करने की लालसा और भी बढ़ गई, जिनकी हिम्मत देखकर हमारे अंदर भी इस यात्रा को पूरा करने का एक अलग ही जोश आ गया। जय भोले। अच्छा, ऊपर से आ रहे हैं। कितनी एज बाबा जी, कितनी एज है आपकी? बाबा अभी कैसे का हो गए? एज कैसे का हो गए? कैसी कल लगा है 25 को। अच्छा, कल लगा तो बर्थडे आपने जिस ऊपर दिन दर्शन किए थे ना, हाँ, उसी दिन श्रीखंड में ही बर्थडे मनाया बाबा ने। जन्मदिन वाले दिन दर्शन किए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी। 81 स्टार्ट हो गया। ठीक है बढ़िया। फिर तो जय शंकर, हर हर महादेव। इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंचे भीम द्वार, जहां पर भी काफी टेंट थे और रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन हमने यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन ली और अपने अगले डेस्टिनेशन पार्वती बाग के लिए बढ़ चले। सो फाइनली अभी हम भीमद्वार में पहुंचे थे। हमने यहाँ पे ऑफिशियल से बात की तो हमें आगे जाने के लिए परमिशन मिल गई है और आगे जो हमारा स्टॉप रहेगा वो पार्वती बाग रहेगा और रात को फिर वहाँ से निकलेंगे श्रीखंड कैलाश के दर्शन के लिए। तो जैसे ही हमने भीमद्वार को क्रॉस किया तो हमें कुछ ही दूरी पे दिखा ये बहुत ही खूबसूरत झरना। यहीं से शुरुआत होती है पार्वती बाग की, जहां इस बोर्ड में झरने के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके अनुसार यहां 2 झरने हैं जो कि लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं, जिनका मिलन आगे जाके भीमद्वार में होता है, जिसे क्रॉस करके हम यहां तक पहुंचे हैं। और ऐसी लोक मान्यता भी है कि मां पार्वती इन झरनों का प्रयोग स्नानागार के रूप में करती थी। इस बाग में भी रास्ते के दोनों ओर काफी तरह के रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिलेंगे। सो फाइनली हम पार्वती बाग में पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे हमारे साथ जो हैं भाई विशाल, आपका नाम भाई? सचिन। तो हम 2 तो थे, लेकिन हमारे साथ 2 और सरफिरे मिल गए। वही इनके घर जोगिंदर नगर में हैं, तो हम पालमपुर से हैं। तो अभी हम यहाँ पे टेंट में रुके हैं और अभी आप बाहर देखिए जो मौसम है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बादल ही बादल दिख रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पे रुकने और एक टाइम के खाने का रेट था 650 रुपये पर पर्सन। पार्वती बाग में जब धुंध हटी तो हमें ऊपर पहाड़ पर प्रथम दर्शन हुए श्रीखंड कैलाश के। तो इस सारी जगह को पार्वती बाग के नाम से जाना जाता है और कुछ देर पहले ही यहाँ से हमें दर्शन हुए श्रीखंड कैलाश के। रात को हम भी यहाँ से चलेंगे आगे। रास्ता भी काफ़ी कठिन है और अभी देखते हैं कि यहाँ से तो दर्शन हो गए हैं बाबा जी के, तो अभी ऊपर जाके भी उनके दर्शन कर पाते हैं नहीं। रात को टेंट का नज़ारा कुछ इस तरह का था। रात के 1:30 बज रहे हैं और आज तारीख है 28। तो अभी हमने पार्वती बाग से अब आगे श्रीखंड कैलाश की चढ़ाई शुरू की है। बारिश भी हो रही है, तो आगे देखते हैं किस तरह का मौसम रहता है और किस तरह पहुँचते हैं। नैन सरोवर का ये वीडियो मैंने दिन में बनाया था, क्योंकि रात में तो यहाँ बहुत अंधेरा था। इस सरोवर का आकार आंख के आकार का है और जनश्रुति के अनुसार इस सरोवर का पानी गंगा जल के बराबर माना जाता है और यहाँ पत्थर की शिला में माँ पार्वती की मूर्ति भी विराजमान है। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि जब आप नैन सरोवर लेक को क्रॉस करेंगे तो जो चढ़ाई है, वो जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ। इसके बाद जो श्रीखंड कैलाश के लिए जाने वाला रास्ता है काफ़ी कठिनाई भरा है। बहुत सारी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, उनको क्रॉस करके ध्यानपूर्वक ही ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। इस सरोवर से आगे के रास्ते में ना कोई वेजिटेशन है और ना ही पेड़ पौधे, तो यहाँ से आगे की चढ़ाई का मार्ग पत्थरों और चट्टानों से भरा है। जब हम रात को यहाँ पहुँचे थे तो यहीं पर बारिश के साथ
हवा की तेज आंधी भी चलने लग पड़ी। और इस सफ़र में ये तीसरी बार थी जब मेरा फिर से वापस पीछे हटने का मन किया, लेकिन जैसे ही तूफान शांत हुआ तो हम सब फिर से भोले बाबा की जयकार करते हुए आगे बढ़ चले। सच में ही नैन सरोवर के बाद का रास्ता इन पत्थरों और चट्टानों की वजह से काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। बीच में ग्लेशियर भी आते हैं जिनके ऊपर बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सच में ही असली चढ़ाई नैन सरोवर के बाद ही शुरू होती है, जैसा कि रास्ते में हमें कई लोगों ने बताया था। मेरा इस रास्ते को दिखाने का मकसद यही है कि आप भी जब यहाँ आने की प्लानिंग बनाएं तो इस तरह के रास्ते में चलने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तौर पे ज़रूर प्रिपेयर करें, नहीं तो श्रीखंड कैलाश तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा। कई जगहों पर तो रस्सियों के सहारे भी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है, जहाँ पर गलती का कोई स्कोप नहीं है। छोटी सी गलती से भी काफ़ी चोट लग सकती है। नैन सरोवर से जब हमने चढ़ाई शुरू की थी तो उस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हवा भी तेज़ चलने लग पड़ी, तो मन काफ़ी घबरा गया था। लेकिन उसके बाद फिर से जोश आ गया ऊपर चढ़ने का। काफ़ी भगत हमारे साथ थे। उस समय भी हौसला जो था वो साथ छोड़ रहा था, लेकिन किसी तरह अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे बारिश भी बिल्कुल बंद है, तो चढ़ाई करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है। रात को भीगने से ठंड भी लग रही थी, पर अभी सूरज बादलों के पीछे छिपा था, तो रास्ते में धीरे धीरे चलते रहना ही एक ऑप्शन था, क्योंकि एक जगह रुकने से और ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैसे जैसे श्रीखंड कैलाश और हमारे बीच दूरी कम हो रही थी, वैसे ही रास्ता और ज़्यादा चुनौतियों भरा और कठिन होता जा रहा था। साथ ही अब नीचे काफ़ी गहरी खाइयाँ भी दिख रही थी, और रात भर कंटिन्यू चलते रहने से थकान और भूख से हमारी स्पीड भी काफ़ी कम हो चुकी थी। लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रीखंड कैलाश की यात्रा की गिनती भारत की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में की जाती है। तो अभी तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं, इस कारण से ठंड भी लग रही है, और यहाँ पे अल्टीट्यूड काफ़ी हाई हो चुका है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, और सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिससे स्पीड भी बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पे चलने का एकमात्र तरीका यही है कि धीरे धीरे ही मूव करें, तभी आगे तक बढ़ पाएंगे। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरह के पत्थर ही दिखाई देंगे, और कुछ जगहों पर रास्ता काफ़ी तंग है, वहाँ रस्सियों के सहारे ही चढ़ाई करनी पड़ती है। यात्रा के आखिरी पड़ाव में कुछ इस तरह के बर्फ़ के ग्लेशियर के ऊपर रस्सियों से चढ़ाई करनी पड़ती है, और यहीं पर आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के काले पत्थर, जिनके बारे में मान्यता है कि इन पत्थरों को पांडुपुत्र भीम द्वारा तराशा गया है। इन पत्थरों को इस कठिन स्थान पर लाना और तराशना निश्चित रूप से महान योद्धा भीम का ही कार्य माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार ये रास्ता भीम ने स्वर्ग जाने की सीढ़ियों हेतु तैयार किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबही पड़ा है। श्रीखंड की पौराणिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिस पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षसी स्वभाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली, इसलिए उसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवढांक में स्थित गुफा में शरण ली, और इसी गुफा से भगवान शिव श्रीखंड नाम के स्थान पर प्रकट हुए, जिसे श्रीखंड महादेव के नाम से जाना गया। भस्मासुर को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया, और अपने साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। श्रीखंड कैलाश की यात्रा जाओ विलेज से शुरू हुई थी, और 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं श्रीखंड कैलाश महादेव के पास। बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा रास्ता था, पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आई। अरुण जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो पार्वती बाग में रुक गए, और फिर मैं वहां से बाकी भक्तों के साथ यहाँ आ गया। तो अभी आगे यहाँ पहुँचेंगे और दर्शन करते हैं श्रीखंड कैलाश के। श्रीखंड महादेव पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट है, लेकिन तमाम कठिनाइयों और कठिन रास्तों के बावजूद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो श्रीखंड कैलाश के अद्भुत दर्शन से वो सारे कष्ट भूल जाते हैं जो हमने इस यात्रा के दौरान सहे होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से
मैंने श्रीखंड कैलाश तक पहुंचने की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप खुद यहां तक पहुंचने का फैसला ले सकते हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि श्रीखंड महादेव मेरी ही तरह आप सब की भी यहाँ पहुँचने की मनोकामना को ज़रूर पूरा करें। हर हर महादेव।